हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। आज हम पढ़ने वाले हैं मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर नंबर 44। बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत देर हो गई है। मिडिवल हिस्ट्री चल रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो मेरी फोकस है अभी ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम वक्त में हम अब मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। और मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक और अनाउंसमेंट दे रही हूँ कि बहुत ही जल्द हम MCQ पैटर्न में लाने वाली हूँ। हर एक दिन हम 10-10 MCQ करेंगे और अभी तक हमने मिडिवल हिस्ट्री को कंप्लीट कर लेंगे, कुछ दिनों में वो फिनिश हो जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया है मिडिवल हिस्ट्री से ही हम स्टार्ट करेंगे MCQ। हर एक दिन 10 MCQs हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो आप पार्टिसिपेट करिएगा। वो भी जो भी MCQs होगा वो सिविल सर्विस एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए, तो मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मनसब दर के सिस्टम के बारे में, मुगल की। तो डिटेल्स में इसके बारे में चाहते हैं। जो मनसबदारी सिस्टम है वो है पर्टिकुलरली अकबर के टाइम पे वो सब इंट्रोड्यूस किया गया था। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एंड रेवेन्यू सिस्टम डेवलपमेंट किया गया था अकबर के टाइम पे, वो सब उनके बेटे जो आए जहांगीर, और उसके बाद जो बेटे आए शाहजहां और औरंगजेब, इन सभी के साथ वो सब कुछ चलता रहा। और वो सब कुछ उनको अकबर को की सिस्टम को फॉलो करते रहे, क्योंकि वो बहुत ही फेमस मतलब जो भी वो सिस्टम इंट्रोड्यूस किए वो आगे वक्त पर काफ़ी बेनिफिट रहा उनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए। लेकिन एक चीज़ बार बार बदलती रही, वो था मनसबदारी सिस्टम। एक वही चीज़ था जो कि आगे जाकर चेंजेस होते रहे, और क्यों होते रहे उनके बारे में भी हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्या होता है जब अकबर राज करते हुए होते हैं, तो तभी वो अपने सिस्टम में मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो मनसबदारी होते हैं, देखिए, जब अकबर होते हैं उनके टाइम पे बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास मनसबदारी होता है, ठीक है। तो पहले पहले बार भी उनको वो ये सब इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनको एनी हाउ उनको नोबल को, जो भी मंत्रियाँ हैं, जो भी मनसबदार है, उनको खुश करके रखना होता है। क्योंकि ये जो मनसबदारी होते हैं वो एक्चुअली उनके आर्मी के स्ट्रेंथ होते हैं, ठीक है। आर्मी को मेंटेन करते होते हैं, और उनके जितने सारे घोड़े वगैरह, जो कि डाक सिस्टम उन पे इंट्रोड्यूस तो नहीं, डाक सिस्टम उन पे होता है, बहुत ही अच्छे खासा घोड़े के साथ वो मेंटेन करते हैं। तो एक मनसबदार जो होता है वो लगभग 2000-3000 सवार के रैंक होता है, या फिर कभी कभी 5000 रैंक में होता है। 5000 मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ था, आप लोगों को याद होगा जब जो देख रहे हैं कंटिन्यूसली मेरे वीडियो। तो जो सवार और जैट रैंक होता था अकबर के टाइम पे, जितना जैट उतना सवार। तो एक सवार जो होते हैं, सवार के पास अगर 5000 उनके रैंक है, तो उनको 5000 ट्रुप्स मेंटेन करना होता है, जो घोड़े को, ठीक है, सॉरी, आर्मियों को। तो एक और आर्मी के पास 2 to 3 घोड़े रहते हैं। तो इसके हिसाब से एक जो 5000 सवार रैंक होता है वो लगभग 2 गुना 3 गुना उनके पास रहता है घोड़ों। तो इतने सारे घोड़ों को एक साथ खाना देना, उनके मेंटेनेंस करना, आर्मियों को मेंटेनेंस करना, तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अकबर के टाइम पे उनको एक सवार को, सॉरी, जो सवार मनसबदार होते हैं उनके पर सवार 240 रुपीज़ दिया जाता था। 240 रुपीज़ मतलब आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अकबर के टाइम पे, जिसके 1 रुपये का कीमत बहुत ज़्यादा होता है। एक महीने में अगर एक इंसान के पास या 1 या फिर 2 रुपये होते हैं, तो एक उनके जो परिवार वो चल जाती थी। तभी तो न्यूक्लियर फैमिली नहीं होती थी, जॉइंट फैमिली होती थी, सब घुल मिल कर रहते थे। तो 1-2 रुपये में उनके काम चल जाते थे। तो 240 रुपीज़ मतलब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अनम पर 240 रुपीज़ उनको मिल रहा है, ठीक है। तो एक सवार जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सवार के पास मिनिमम 2 to 3 घोड़े रहते हैं, ठीक है। और 2-3 एक आर्मी रहता है। तो उनको मेंटेनेंस करने के लिए घोड़ों के खाने पीने या फिर उनके जो भी मेंटेनेंस होता है, उनमें काफ़ी पैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें अकबर के टाइम पे होता है। लेकिन जब जहांगीर के वक्त आए, तो क्या हुआ, मनसबदार के जो पोजीशन है वो थोड़ा बढ़ने लगा। बढ़ने मतलब उनके पॉपुलेशन थोड़ा बढ़ने लगी मनसबदारी के। तो उनको इतने सारे पैसा प्रोवाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसी वजह से 240 रुपीज़ के को घटाकर उन्होंने 200 रुपीज़ कर दिया, ठीक है। और वो जो मनसबदार होते थे वो क्या करते थे, जितने टू एक सवार को 200 रुपीज़,
तो एक जो मनसबदार होगा जिनका रैंक होगा 5000, तो उनको कितना पैसा मिलता होगा 5000 इंटू 200, क्योंकि एक 5000 रैंक के जो मनसबदार हो गया उनके पास 5000 सवार होंगे। ठीक है, तो एक सवार को 200 पर अन्नम के हिसाब से 5000 सवार को 200 पर सवार के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा। तो ये जो पैसे से मनसबदार क्या करते थे, 5% टैक्स कट लेते थे, मतलब 5% जो पैसा होता था वो अपने पास रख लेते थे, क्योंकि देखिए उनको भी इतने बड़े आर्मी को मेंटेन करना होता है, सब कुछ रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, तो उनके लिए भी पैसा लगता है। तो 5% काट लेना कुछ बड़े काम नहीं है। आजकल के ज़माने में तो 10%, 20, 30, 50 कुछ भी ले लेते हैं करप्शन के चाहते। तो वेरियस कंटिजेंट एक्सपेंसेस के लिए वो 5% ले जाते थे। और एक काम होता था, जो मुगल में जो भी कंटिजेंट होती थी, जो भी उनकी आर्मी की ग्रुप होती थी, ट्रुप्स होती थी, उनमें डिफरेंट प्रोपोर्शन के आर्मी होते थे, जैसे कि ईरानी हो गया, तुरानी मुगल्स, इंडियन अफगान्स, राजपूत, ये सब मिलके एक कंटिजेंट बनाते थे। क्यों? इसके रीजन ये है कि अगर एक ही कंटिजेंट की, एक ही एथनिक या फिर एक ही ट्राइबल की पॉपुलेशन की वो बनाते हैं ग्रुप, तो क्या होता है कभी कभी उनमें एक नेशनलिज्म पैदा हो जाता है, तो वो टाइम टू टाइम रेबल करना शुरू कर देते हैं। अगर वो उनके कुछ रूलर स्ट्रांग आ गए तो उनके चलते वो अपने राजा के खिलाफ रेबेलियन कर देते। लेकिन अगर मिक्स्ड पॉपुलेशन रहेगी तो उनके अंदर जो नेशनलिज्म, अपने ट्राइबल को लेकर जो फीलिंग्स है वो थोड़ा कम रहेगा। ठीक है, तो राजा के खिलाफ वो कभी रेबेलियन नहीं करेंगे और लॉयल रहेंगे। इसी वजह से कंटिजेंट इस तरह से बनाया जाता था। तो उनके जो स्पिरिट है ट्राइबल और एथनिक एक्सक्लूसिव है, उनको ब्रेक करने के लिए ये सारी चीज़ें किया जाता था। तो देख सकते हैं आप एडमिनिस्ट्रेटिव कितना स्ट्रॉन्ग, कितना माइंडफुल के साथ बनाते थे वो। लेकिन कभी कभी क्या होता था, कुछ स्पेशल केसेस में मुगल्स एक्सक्लूसिवली अपने मुगल्स को लेकर एक कंटिजेंट बनाते थे, और कभी कभी राजपूत मनसबदार को लेकर भी, मतलब जो राजपूत मनसबदार होते हैं वो भी कभी कभी अपने एक्सक्लूसिवली राजपूत को लेकर एक कंटिजेंट बनाते थे। वो होता था कभी एक्सक्लूसिव केस में, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन बनता है, ओनली मुगल की जो कंटिजेंट की ज़रूरत होती है या फिर ओनली राजपूत कंटिजेंट की ज़रूरत होती है, तभी इसी केस में इस तरह की चीज़ें बनाया जाता था। फिर दोस्तों क्या हुआ, अकबर के बाद जब जहांगीर आए, उन्होंने मनसबदारी सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किया। उन्होंने अपने जो जैट सैलरीज होते थे, जो भी मनसबदार होते थे, उनके जितने भी जैट रैंक होती थी, उनकी सैलरी को थोड़ा उन्होंने रिड्यूस कर दिया। कैसे? उन्होंने जो भी एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम था दू आसपा सी आसपा। इस सिस्टम के चलते उन्होंने क्या किया, उनके जितने सारे नोबल्स हैं, जो भी मंत्रियां हैं, उनको ये अलाउ किया कि आपकी जितने भी सवारियांक है, आप उसे इस सिस्टम के चलते आप 2 से 3 गुना ट्रूपर्स ज़्यादा रख सकते हैं विदाउट रेजिंग देयर जैट रैंक। उनकी जैट रैंक चेंज नहीं होगी, उतना ही जैट रैंक रहेगी, लेकिन कुछ थोड़ा जितना भी जैट रैंक है उससे थोड़ा ज़्यादा आप कोटा की या फिर ट्रूपर्स आप मेंटेन कर सकते हो। इस सिस्टम के चलते आप एक जो ट्रूपर होते हैं, एक ट्रूपर में मान के चलो आपका 2 से 3 घोड़े रहते हैं। ठीक है, 2 से 3 घोड़ा, और उसके हिसाब से 1 2 3 उसके हिसाब से उनका आर्मी भी होते हैं। लेकिन नो मनसबदार वाज गिवन ए सवारियांक व्हिच वाज हायर देन हिज जैट रैंक। जैट रैंक से ज़्यादा आपको सवारियांक नहीं मिलेगी। यही उन्होंने सिस्टम में कुछ मॉडिफिकेशन किया, और ये सिस्टम के चलते क्या होता था, द मनसबदार होल्डिंग दिस रैंक हैड टू मेंटेन एंड वाज पेड फॉर डबल द कोटा ऑफ ट्रूपर्स इंडिकेटेड बाय सवारियांक। उनके अगर मान के चलो जैट रैंक 3000 है, तो सवारियांक 3000 होगी, लेकिन उनके पास जो भी सवार होंगे, जो भी ट्रूपर्स होंगे, वो 2 से 3 गुना ज़्यादा होगी। मान के चले आपके जेट रैंक 3000 हो गया, तो आपकी सवार रैंक भी 3000 है। लेकिन अगर आप दो आसपास सी आसपास सिस्टम में आपको इंट्रोड्यूस की, मतलब दो आसपास सी आसपास सिस्टम लग जाता है, तो आपको 2 से 3 गुना ज़्यादा ट्रूपर्स रखनी होगी। मतलब 3 से 2 गुना 3 गुना कितना होगा, 6000 या फिर 9000। तो इसके हिसाब से अगर 6000 ट्रूपर्स है, एक ट्रूपर्स में 2 से 3 घोड़ा रहते हैं, तो 6000 ट्रूपर में
12,000 या 18,000 घोड़े रहेंगे तो उसके इसी हिसाब से आपको पेमेंट भी उसी हिसाब से किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की उन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कर दी। फिर जहांगीर के बाद आते हैं उनके बेटे शाहजहां। शाहजहां के टाइम पे उस मनसबदारी सिस्टम में फिर एक बार मॉडिफिकेशन किया गया। उन्होंने क्या किया, जो सवार रैंक है ड्रास्टिकली रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ सवार्स, जो भी मनसबदार होते हैं उनके पास जितने सारे सवार होते हैं सवार रैंक, उनको थोड़ा उन्होंने रिड्यूस कर दिया। उन्होंने क्या किया, जो भी मनसबदार होते हैं एक मनसबदार वाज एक्सपेक्टेड टू मेंटेन ए कोटा ऑफ ओनली 1/3 और 1/4 ऑफ हिज सवार रैंक। जितना भी उनका सवार रैंक होगा उसका 1/3 या फिर 1/4 कोटा या फिर ट्रूपर्स की सवार उनके पास रहेगी। ये उन्होंने मॉडिफिकेशन कर लिया। तो एग्जाम्पल, अगर आपकी रैंक 3000 है और 3000 सवार रैंक है आपकी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 ट्रूपर्स रख सकते हैं। 1000 ट्रूपर्स मतलब 2000 या फिर 3000 हॉर्सेस, उससे ज़्यादा आप हॉर्सेस नहीं रख सकते, सवार रैंक नहीं हो सकती आपकी। अगर आपके पास दो आसपास सी आसपास सिस्टम पे आप चल रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000 ट्रूपर्स मेंटेन कर सकते हो, मतलब 6000 या फिर 4000 से 6000 तक आप घोड़े रख सकते हो। इसी हिसाब से शाहजहां ने चेंज कर लिया। ये तो गया उनकी मनसबदारी का किस तरह की सिस्टम चल रही थी, किस तरह के उन्होंने वो मेंटेन कर रहे थे घोड़े वगैरह और आर्मी वगैरह। अब हम देखेंगे उनको किस तरह की पेमेंट किया जा रहा था। तो एक तो उनके जो मनसबदार होते हैं उनको रुपीस में देने की डॉक्यूमेंटेशन किया गया था कि उनको कैश में दिया जाएगा, लेकिन एक्चुअली क्या होता था, उनको कैश में पेमेंट नहीं मिलता था, उनको जागीर दिया जाता था। जागीर मतलब क्या, आपको एक लैंड प्रोवाइड किया जाता है और उस लैंड से आप जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करोगे वो थोड़ा आपकी मेंटेनेंस करोगे और बाकी थोड़ा कुछ बहुत रेवेन्यू टैक्स के हिसाब से आप गवर्नमेंट को दोगे या फिर राजा को प्रोवाइड करोगे। तो इसी तरह से वो जागीर एक एक लैंड दिया जाता था। मनसबदार क्या करते थे, जागीर को ज़्यादा प्रीफर करते थे इन विथ रिस्पेक्ट टू वो जो कैश के बदले वो जागीर को ज़्यादा प्रीफर देते थे। क्यों? क्योंकि जो कैश होता था कई बार ना कि वो डिले हो जाता था, ठीक से पेमेंट नहीं मिलती थी, करप्शन वगैरह भी, ट्रांसपेरेंसी इतना मेंटेन नहीं हो पाती थी जागीर में, और सेकेंड बात हैरेसमेंट भी होती थी कभी कभी। तो इसी वजह से और एक चीज़ होता था, अगर जागीर आपके पास है, देखिए तभी पॉपुलेशन कितना होगा, लगभग 12 करोड़ 50 करोड़ के अंदर ही, तो इतने सारे लैंड हुआ करता था। तो जो जागीर मनसबदारी इसके कितना होते थे, बहुत ही कम होते थे। तो उनको एक एक लैंड, किसी के पास जितने लैंड होते थे उसी हिसाब से उनकी रेस्पेक्ट होती थी और सोशल प्रेस्टीज होती थी। तो इसी हिसाब से उन्होंने वो जागीर को ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। तो एक वक्त पे क्या हुआ कि उनकी जो स्केल ऑफ ग्रेडेशन हो गई जागीर के हिसाब से, वो धीरे धीरे इसको एक बिजनेस के हिसाब से ले गए और मुगल्स ने नोबिलिटी को ब्यूरोक्रेटाइज कर लिया। ठीक है, जैसे हमारे आजकल के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में ब्यूरोक्रेटाइज हो रहा है, तो उसी तरह से नोबिलिटी और मनसबदारी सिस्टम में भी ये घुस गया। फिर उनका जो जागीर में जो भी उनका जो डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये सब सारी चीज़ें देखता था, उनका अच्छी खासी एक रिकॉर्ड भी मेंटेन होता था। जो रजिस्टर मेंटेन होता था उनको जामा बोला जाता था, जामादामी। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता था, किसको किस तरह की जागीर मिली है, किस जागीर से उनका कितना रेवेन्यू आया, कितना उसमें सवार जितने घोड़े और आर्मी जो भी मेंटेनेंस कर रहे हैं कितने मेंटेनेंस हुए, उनके कितने प्रॉफिट हुए, ये सारी चीज़ें उसमें डॉक्यूमेंट होती थी। और एसेस जो भी इनकम होता था उस इनकम को जामा बोला जाता था। ठीक है, वेरियस एरिया से जो भी उनको इनकम मिलती थी वो सारी चीज़ें एक डॉक्यूमेंट होती थी, उनका नाम है जामा दामी। और असेस्ड इनकम बेस्ड ऑन दाम के हिसाब से उनके इनकम को मतलब डॉक्यूमेंट किया जाता था। और जो भी उनके अकाउंट होता था वो रुपीज़ के हिसाब से इंडिकेट नहीं हुआ करता था, डैम के हिसाब से हुआ करता था। तो 1 रुपये का मतलब उनका 40 डैम है। तो मान के चले उनका जो 240 रुपीज़ मिलता था पर सवार या फिर 200 रुपीज़ मिलता था पर सवार, तो 40 के डैम पे कितना हुआ, 8,000 डैम। ठीक है, फिर जहांगीर के टाइम पे शाहजहां के टाइम पे और एक चीज़ क्या हुआ कि वो एक मॉन्थ स्केल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं। मॉन्थ स्केल सिस्टम क्यों इंट्रोड्यूस किए? क्योंकि मनसबदार की नंबर धीरे धीरे ग्रो करने लगी।
ठीक है। और इसके बाद डिफरेंट जो युद्ध होता था, डिफरेंट काइंड ऑफ जो मनसबदारी इतना बढ़ गए, उनको भी पेमेंट करने के लिए फाइनेंशियली रिसोर्सेज कहीं न कहीं धीरे-धीरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर स्ट्रेन पड़ना शुरू हो गया, जिसके वजह से उनको थोड़ा मनसबदारी सिस्टम में चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ी। तो इसी वजह से उन्होंने सैलरीज़ को कट करने के लिए डिफरेंट तरह की सिस्टम अपनाए। उसमें मंथ स्केल एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने के बाद धीरे-धीरे मंत्रियों के बीच, नोबल्स के बीच डिसअफेक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है? और उसके बाद रूलर्स के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी वो भी कहीं न कहीं घटने लगा। तो शाहजहां के बाद जब आते हैं उनके बेटे औरंगज़ेब, औरंगज़ेब के बाद धीरे-धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो गया मुगल साम्राज्य। तो जो मंथ स्केल था वो किस तरह की था? The quota of the troopers and horses a noble had to maintain out of his sower rank was further reduced by new scaling device। देखिए जो भी मनसबदार थे उनको मंथली बेसिस पे पेमेंट किया जा रहा था, लेकिन ये जो मंथ स्केल आ गई धीरे धीरे क्या हुआ, ये जो मनसबदार थे उनको 10 मंथ में एक बार सैलरी पेमेंट होती थी, या फिर 8 मंथ में, या फिर 6 मंथ में, या फिर 5 मंथ में, इस तरह की कैटेगरी होती थी। तो डिफरेंट मनसबदार के लिए डिफरेंट मंथ फिक्स किया गया था, इस 10 साल में आपको पेमेंट किया जाएगा या फिर 8 मंथ में आपको पेमेंट किया जाएगा, इस तरह की चीज़ें होती थी, ठीक है। इसके वजह से ओब्लिगेशन जो था मेंटेन को सॉरी सावर को मेंटेन करने के लिए, ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं रिड्यूस होने लगा। ये इस चीज़ में क्या हुआ, अगर आपका रैंक है जैट रैंक 3000 है, ठीक है, और आपकी सवार रैंक 3000 है, तो आपकी जो शाहजहां की जो लेटेस्ट सिस्टम थी उसके अंडर आपको 1000 सवार तक ही आपको रखना है, उससे ज़्यादा आप नहीं रख सकते। जो 1/3 की रूल थी, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया हुआ था मैंने। लेकिन जब अकबर के टाइम पे थे तो उसके हिसाब से आप 2200 हॉर्सेस मेंटेन करते थे। लेकिन अगर आप मंथ स्केल में आ जाओगे, आपके पास अगर 10 मंथ स्केल में आप हो तो आपको 1800 हॉर्सेस मेंटेन करनी होगी, ठीक है। और अगर 5 मंथ पे आपको बेसिस पे सैलरी दिया जा रहा है तो आप 1000 हॉर्सेस मेंटेन कर पाओगे। तो जितने ज़्यादा स्केल पे आपको मिलेगा, मतलब ज़्यादा टाइम स्केल पे आपको अगर पेमेंट मिल रहा है तो आप ज़्यादा हॉर्सेस मेंटेन करोगे। लेकिन आप कम मंथ में अगर आपको सैलरी मिल रहा है तो आप कम हॉर्सेस मेंटेन करोगे। तो इसी हिसाब से उनके मंथ स्केल चलते थे। तो जो अलाउंस मिलते थे लेस देन 5 और मोर देन 10 मंथ्स की जो सैलरी के मनसबदार थे, उनको बहुत ही कम अलाउंस या फिर बिल्कुल अलाउंस नहीं मिलता था, ठीक है। तो ये जो मंथ स्केल की सिस्टम है, ये दोनों जागीर पे जो इनकम कर रहे हैं जागीर के बेसिस पे उन पे भी लगता था, और जो जिनको कैश पे पेमेंट किया जाता था उन दोनों को सेम टाइम पे लगता था। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो मंथ स्केल, इसमें मनसबदार की पेमेंट में, इनकम में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। इसी वजह से क्योंकि जो शाहजहां के टाइम पे कल्टीवेशन एरिया काफ़ी इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। और जो भी एरिया में हम ट्रेडिशनल कल्टीवेशन करते थे, क्रॉप करते थे, पेमेंट के लिए ज़्यादा कैश हम इससे निकाल सकते हैं, रेवेन्यू निकाल सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कैश क्रॉप इंट्रोड्यूस होने लगे, जिसके वजह से अच्छी खासी इनकम हो रही थी मनसबदारी की। पेमेंट हो, लेट में हो या फिर ना हो, उन पे उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनकी कल्टीवेशन बहुत अच्छी खासी हो रही थी और उसमें वो बहुत अच्छी खासी रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे थे। जामादामी जो है वो भी धीरे-धीरे उनकी इनकम भी बढ़ रही थी, जागीर की इनकम भी बढ़ रही थी। और उसके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे इन्फ्लेशन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा था, क्योंकि ये भी लाइफ़स्टाइल भी चेंजेस हो रहे थे, इनकम भी ज़्यादा अच्छा खासा हो रहा था, तो इन्फ्लेशन भी धीरे-धीरे बढ़ रहा था। बहुत सारे मराठास ऐसे थे जिनको मुगल सर्विस में इंक्लूड किया गया था आफ्टर मतलब जो डेक्कन के एरिया को ओवररन करने के बाद बहुत सारे मराठास इंक्लूड हो गए थे मुगल साम्राज्य में। उनको भी असाइंड किया गया था 5 मंथली बेसिक सैलरी पे, उनको असाइंड किया गया था। लेकिन क्या हुआ था तभी, जब अकबर के टाइम पे या फिर जहांगीर के टाइम पे जो स्केल थी उनकी, कि एक 3000 जाट रैंक अगर होगा तो 3000 मनसाब होंगे और उनके इतने सारे सवार रहेंगे, इतना पेमेंट होगा। वो जो स्केल था वो कहीं न कहीं घट रहा था, ठीक है। उनकी जो हायरार्ची, जो मनसाब होते हैं, उनके बेटे जो मनसाब बने,
उनके फादर की जो भी प्रेस्टीज थी, जो भी रिकॉग्निशन थी, जो भी उनकी बेनिफिट्स थी, अलाउंस वगैरह थी, वो उनके जो हायरार्ची आ गए, उनके बेटे आ गए या फिर उनके बेटे आ गए, वो जब मनसाब बने उतना अलाउंस, उतना सब कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा था। ठीक है, जो इंडिकेट किया गया था मनसाब को मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें उनको ठीक से नसीब नहीं हो रहे थे। तो धीरे-धीरे क्या हुआ, जो रिमाउंड्स होते थे एक कैवेलरी फोर्सेस में, एक आर्मी में, तभी हॉर्सेस की बहुत मायने हुआ करती थी, क्योंकि वो ब्रांडेड हॉर्सेस मंगाते थे, उसके ऊपर दाग सिस्टम था, दाग बनाते थे। अगर कोई हॉर्सेस बीमार होता था या फिर घायल हो जाते थे या फिर मर जाते थे, उनको रिप्लेस किया जाता था वही ब्रांडेड हॉर्सेस से, जो कि अरब कंट्रीज से इम्पोर्ट हो रही थी। लेकिन शाहजहां के वक्त पे जब धीरे धीरे ट्रेजरी ख़त्म होने लगी, फाइनेंशियल क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ने लगी, तो क्या हुआ, और मनसाब की पॉपुलेशन भी ज़्यादा बढ़ने लगी। तो ये जो रिमाउंड्स मतलब घोड़ों को जो रिप्लेस करना है अच्छे घोड़ों के साथ कैवेलरी फोर्सेस में, वो थोड़ा धीरे धीरे कम होने लगा, जिसके वजह से उनके जो आर्मी में, मुगल कैवेलरी में जो भी स्ट्रेंथ हुआ करती थी, ये ब्रांडेड वाला हॉर्सेस और कैवेलरी सिस्टम, वो थोड़ा घटने लगा, जिसके वजह से एक एडवर्स अफेक्ट पड़ने लगा मुगल कैवेलरी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम मनसबदारी सिस्टम का एक एनालिसिस करें मुगल साम्राज्य की, तो यहाँ पे काफ़ी चैलेंजेस फेस करना पड़ा शाहजहां और उसके बाद उनके जो बेटे आए औरंगजेब। क्यों ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम भी था, धीरे-धीरे बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया, और उसकी एफिशिएंट फंक्शनिंग के लिए काफ़ी फैक्टर्स डिपेंड करते थे। और जैसे कि प्रॉपर फंक्शनिंग दाग सिस्टम जो होता था हॉर्सेस के ऊपर, जिसको दाग सिस्टम बोलते हैं, जो ब्रांडिंग किया करते थे हॉर्सेस को, वो थोड़ा प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पा रहे थे, और जागीरदारी सिस्टम भी कहीं न कहीं करप्ट हो रही थी धीरे-धीरे, और ब्यूरोक्रेटाइज़्ड हो रही थी जागीरदारी सिस्टम। उसके बाद जामी-दामी जो होता था, जो रिकॉर्ड मेंटेन होता था, वो थोड़ा इन्फ्लेटेड हो गया था, और इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गई थी शाहजहां के टाइम पे, और जिसके वजह से ठीक-ठाक से सैलरी भी नहीं मिल रहा था जागीरदार को। और ये सब कहीं न कहीं, और जो मंथली बेसिस वो इंट्रोड्यूस हुआ और धीरे-धीरे रिड्यूस हुआ उनकी सैलरी, जिसके वजह से डिसअफेक्शन क्रिएट हो गई कंटिन्जेंट में और नोबल्स के बीच, जो रूलर के लिए। तो धीरे-धीरे उनके लिए जो लॉयल्टी थी रूलर के लिए, वो घटने लगी। लेकिन यहाँ पे ऑथर ये भी बोलते हैं कि चैलेंजेस के साथ-साथ कुछ हद तक सक्सेस भी उन्होंने पाया था शाहजहां के टाइम पे, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स को बहुत ही अटेंशन देते थे, अटेंटिव होके, क्योंकि बहुत सारे शाहजहां एक ऐसे इंसान थे जिसके टाइम पे वो बहुत डिप्लोमेटिकली डेक्कन को कैप्चर किया, और उसके बाद बहुत अच्छी खासी हमने पढ़ा था जो नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी, वो पर्सिया के साथ, और उसके बाद जो अफ़गान हो गए, उज़्बेक हो गए, उनके साथ भी अच्छा खासा रिलेशन मेंटेन किया। इसी जो आर्मी के साथ एक अच्छा खासा एडमिनिस्ट्रेटिव मेंटेन करते हुए, तो वो बहुत कॉम्पिटेंट पर्सन को वज़ीर के पोस्ट पे देते थे। हाईली कॉम्पिटेंट पर्सन जो डिज़र्व करते हैं, जिनके पास एक्चुअली नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उन सारे लोगों को वो अपॉइंटमेंट करते थे। और उनके जो होता था एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें काफ़ी डिसिप्लिन होता था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड डेफिनेट सिस्टम ऑफ प्रमोशन एंड रिवार्ड। टाइम टू टाइम प्रमोशन भी देते थे, रिवार्ड भी देते थे जो अच्छा खासा काम करते थे, जिसके वजह से कहीं न कहीं उनको सक्सेस भी मिलता था। ना मनसबदारी में काफ़ी लोग लॉयल थे, और जो जिनको लॉयल नहीं करना है, उनको तो कुछ भी कर लो, वो लॉयल नहीं होंगे, ठीक है। तो उनको बात हम नहीं करेंगे, जो लॉयल है उनके बारे में बात करेंगे। एबल टू डिस्चार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज एंड डिफेंड द एम्पायर। तो जिसके वजह से जो लोग उनके लिए लॉयल थे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज बहुत अच्छी तरीके से डिस्चार्ज करते थे और एम्पायर को भी डिफेंड करते थे। तो इसके साथ हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। तो इसका अगर पीडीएफ आप लोग को चाहिए, तो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं पीडीएफ इसकी प्रोवाइड कर दूँगी आपको। तो आज की वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।